नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में बात करेंगे बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र 2022 हल सहित मॉडल पेपर नंबर 2 उच्च माध्यमिक जो परीक्षा 2022 की है, कक्षा 12th विषय इतिहास का संपूर्ण मॉडल पेपर हम आज के इस सेशन में हल करने वाले हैं। आप हर एक सेशन को बार बार देख के मेहनत करिए दोस्तों। मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। मात्र 30 दिन बचे। कितने? 30 दिन दोस्तों। जी जान लगा दीजिए अपनी मेहनत और अपने लक्ष्य को हासिल करने के अंदर, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए, अपने गांव में शेर की तरह दहाड़ने के लिए अपने आप को इस आग में झोंक दीजिए, ताकि आप जब भी रिजल्ट आए आपको, तो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा देगी। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा देगी। उसी तरह आप मेरे साथ मेहनत करते रहिए। मैं आपको मेहनत बहुत अच्छी करवा रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है। अगर आपको भी लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे दोस्तों। जय हिंद हम भारत के नागरिक हैं, हमारे लिए बहुत मतलब एक प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है। तो आज के इस सेशन को मैं धुआंधार तरीके से आपको सामने रखने वाला हूं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चाहे 10th के अंदर जो अपने दोस्त पढ़ रहे हैं, 12th में जो पढ़ रहे हैं, उनके साथ शेयर जरूर करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, जहाँ पर ब्लू प्रिंट वगैरह और बोर्ड की नई अपडेट सभी की जानकारी देता हूँ, वह भी ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न प्रश्नों का उत्तर का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दोस्तों मैंने यहाँ पर आपके ए व सीधे आने वाले यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले, मैंने आपको याद कराने की दृष्टि से यहाँ पर सीधे ले लिया, क्योंकि आपको याद होगा तो आप आराम से हर एक चीज़ को कर पाओगे। ठीक है ना। बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। दोस्तों पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे जो विशिष्ट पुरा वस्तु है वो कौन सी है दोस्तों? मुहूर है। कौन सी है? मुहूर यानी मोहरे हैं। क्या है दोस्तों? मोहरे हैं। दूसरा है दोस्तों, प्रयाग प्रस्तुति की रचना की। प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की दोस्तों? हरिशैन ने की। किसने की? हरिशैन ने की। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की? हरिशैन ने की। आपको याद रखना है। किसने की दोस्तों? हरिशैन ने प्रयाग प्रस्तुति की रचना की। ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला था, यानी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा दोस्तों? ये जेम्स प्रिंसेप नामक एक विद्वान ने पढ़ा था। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला कौन था दोस्तों? और जेम्स प्रिंसेप था। चौथा है, किस उपनिषद में कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया था? तो वह था बृहदारण्यक जो उपनिषद है, उसके अंदर कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया था। पांचवा प्रश्न है, महाभारत की मूल भाषा थी, यानी महाभारत की मूल भाषा कौन सी है दोस्तों? संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत है। छठा है, ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक है दोस्तों। ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक यानी ग्रंथ की रचयिता कौन है दोस्तों? बर्नियर है। कौन है? बर्नियर है। और एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? बर्नियर है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सातवां प्रश्न की। सातवां प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह दोस्तों कहाँ स्थित है? हमारा जो राजस्थान के अंदर अजमेर जिले के अंदर ये स्थित है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। आठवां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगरी साम्राज्य की स्थापना दोस्तों हरिहर तथा बुक्का दोनों ने की थी। ये एग्जाम के अंदर आपके पूछे जा सकते हैं। नवा है प्रश्न, राजा शब्द का प्रयोग किस किया गया था? राजा शब्द का प्रयोग किया गया था किसके लिए दोस्तों? शक्तिशाली जमींदारों के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है, जमींदार द्वारा राजस्व वसूलने वाला अधिकारी कहलाता था, यानी एक जमींदार द्वारा राजस्व वसूलने वाला एक अधिकारी होता था, उस अधिकारी को क्या कहते थे दोस्तों? अमला कहते थे। क्या कहते थे? अमला कहा जाता था। नेक्स्ट हम 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न है, ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन बना। ब्रिटिश काल के अंदर जो पहला हिल स्टेशन कौन सा बनता है दोस्तों? शिमला बनता है। कौन सा? शिमला बनता है। और एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहाँ बनता है दोस्तों? ये शिमला में बनता है। 12वां प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये तो आप सभी को पता होगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है दोस्तों। पहला है कि जो जॉन मार्शल है, जॉन मार्शल पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे जो यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों को अपना अनुभव भारत लाए।
दोस्तों जॉन मार्शल पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे जो यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भारत लाए। दूसरा है यूक्लिड यूनानी कौन थे दोस्तों? गणितज्ञ थे। कौन थे? गणितज्ञ थे। यूक्लिड यूनानी थे जो गणितज्ञ थे। तीसरा है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का कमांडर था। यानी अमेरिका जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का कमांडर था। चौथा है मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। पांचवा है 1896 में बम्बई के वाटसन्स होटल में पहली बार फिल्म दिखाई गई। किस होटल में दोस्तों? 1896 में बम्बई के वाटसन्स होटल में पहली बार फिल्म दिखाई गई। नेक्स्ट दोस्तों हमारा छठा है इसके अंदर कि फरवरी 1992 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चोरा चोरी नामक स्थान पर क्या कर दिया दोस्तों? पूरा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर आग लगा दी थी। फरवरी 1992 में किसानों का एक समूह संयुक्त प्रांत के चोरा-चोरी पूरा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है निम्न प्रश्नों का उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में देना है। पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह है? यानी हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक लंबा अभिलेख मिला, उसके अंदर कुल कितने चिन्ह है दोस्तों? लगभग 26 चिन्ह है। दूसरा है महाश्वेता देवी ने किस लघु कथा की रचना की? महाश्वेता देवी ने किस लघु कथा की रचना की? उसका नाम है कुंती और निषादी। क्या नाम है? कुंती और निषादी। तीसरा प्रश्न है किस सातवाहन शासक ने अपने को अनूठा ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के द्रव्य को हनन करने वाला बतलाया था? किस सातवाहन शासक ने अपने को अनूठा ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के द्रव्य को हनन करने वाला बतलाया? तो वह शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन था दोस्तों? गौतमीपुत्र सातकर्णी था। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है किस शक शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? ऐसा कौन सा शक शासक था जिसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? तो वह था रुद्रदामन। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है और वर्तमान टाइम में बोर्ड के अंदर भी पूछने लायक प्रश्न है, तो इसको भी ध्यान में रखें। वह कौन सा शक शासक था जिसने सुदर्शन झील का निर्माण यानी पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार करवाया? पांचवा प्रश्न है 15वीं सदी में भारत की यात्रा करने वाले फारस के दूत का क्या नाम था? तो वह था दोस्तों अब्दुल रजा। कौन था? अब्दुल रजा। कौन थे? अब्दुल रजाक थे। छठा प्रश्न है इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इसका आंसर होगा मोरको के निवासी थे। कहाँ के थे दोस्तों? मोरको के निवासी थे। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है कर्नाटक में 12वीं शताब्दी से एक नवीन आंदोलन का सूत्रपात किसके नेतृत्व में किया? कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में एक नवीन आंदोलन का जो सूत्रपात है वो किस बासवन्ना के नेतृत्व में क्या होता है? वो उसका सूत्रपात के नेतृत्व में होता है। बासवन्ना के नेतृत्व में कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में एक नवीन आंदोलन का क्या होता है? उदय होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा आठवां प्रश्न है पद्मावत की रचना की। पद्मावत की रचना किसने की दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की। और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये पद्मावत ग्रंथ आ सकता है एग्जाम के अंदर। पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की। नवा है पहाड़िया जीवन का प्रतीक क्या था? पहाड़िया जीवन का प्रतीक खुदाल था। क्या था दोस्तों? खुदाल था। और ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है और ये आपके बोर्ड के अंदर भी पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न को भी मैं क्या लगा रहा हूँ? स्टार लगा रहा हूँ। बड़ा स्टार लग चुका है। जिस प्रश्न पर स्टार लग रहा है उसको आप वीडियो को रोक करके 2-3 बार वापस से देखें, ध्यान से पढ़े ताकि वह याद रह सके आपको। पहाड़िया जीवन का प्रतीक क्या था दोस्तों? खुदाल था। 10वां प्रश्न है 1857 के गद्र में बंगाल के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की? तो बंगाल के बर्दवान के राजा थे मेहता बचंद ने। किसने दोस्तों? मेहता बचंद ने 1857 के गद्र में बंगाल के कौन सा राजा था? राजा मेहता बचंद राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी। 11वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत के मुगल सम्राट कौन थे दोस्तों? बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया कब और कहाँ बनाया गया? गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों 1911 के अंदर बम्बई के अंदर बनाया गया। कहाँ बनाया गया? बम्बई के अंदर बनाया गया। कब बनाया गया? 1911 के अंदर बनाया गया। चौथा प्रश्न है हमारा मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, व्याख्या कीजिए। इसका आंसर होगा दोस्तों मोहनजोदड़ो 2 भागों में विभाजित है। एक भाग छोटा है जो ऊंचाई पर बनाया गया है तथा दूसरा भाग अपेक्षाकृत अधिक बड़ा है जो नीचे बनाया गया है। छोटा भाग दुर्ग तथा बड़ा भाग निचला शहर कहलाता है। दुर्ग का दीवार से घेरा गया है तथा निचला शहर भी दीवार से घेरा गया है। पहले शहर का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार उसका
कार्यान्वयन किया गया था। ये दोस्तों मोहनजोदड़ो एक नियोजित केंद्र था। उसके बारे में बताना है आपको कि मोहनजोदड़ो 2 भागों में विभाजित था। कितने भागों में दोस्तों? 2 भागों में विभाजित था। एक भाग छोटा था जो ऊंचाई पर स्थित था, यानी जो छोटा भाग था वो ऊंचाई पर स्थित था। दूसरा भाग अपेक्षाकृत अधिक बड़ा था, यानी जो दूसरा भाग था वो अधिक बड़ा था, जो नीचे बनाया गया था। कहाँ? एक तो दोस्तों पहाड़ी ऊपर था, यानी ऊपर था, और एक था नीचे। 2 भाग दुर्ग तथा बड़ा भाग निचला शहर कहलाता था। जो छोटा भाग था उसको हम दुर्ग कहते थे, जो बड़ा भाग था उसको हम निचला शहर के नाम से जाने जाते थे। दुर्ग को दीवार से घेरा गया, जो ऊपर यानी छोटा भाग जिसे दुर्ग कहा गया था उसको एक दीवार से घेरा गया था। निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया था, यानी जो दोनों भाग है दोनों को दीवार से घेरा गया था। पहला शहर का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार उसका कार्यान्वयन किया गया था। ये इसका दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से भारत में हुए नवीन परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो इसका ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से भारत में निम्नलिखित नवीन परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में दोस्तों ये इसका सही आंसर है। दोस्तों पहला परिवर्तन होता है, इन परिवर्तनों में सबसे प्रमुख परिवर्तन है आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है, और इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के लिए कुछ अन्य परिवर्तन जिम्मेदार थे। इनकी जानकारी कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से होती है। दूसरा है, इस युग में लगभग संपूर्ण उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय होता है। इस युग में यानी 6ठी शताब्दी के अंदर जो संपूर्ण उपमहाद्वीप था उसमें कई नए नगरों का क्या होता है? उदय होता है। नेक्स्ट हमारा 6ठा प्रश्न है, भगवत गीता पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। किस पर दोस्तों? भगवत गीता पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। भगवत गीता महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। भगवत गीता दोस्तों महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है, जहां कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन का उपदेश देते हैं कि इस ग्रंथ में 18 अध्याय है। भगवत गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय स्थापित किया गया है। अंत में श्री कृष्ण का उपदेश सुनकर अर्जुन अपने बांधुओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई। ये दोस्तों भगवत गीता के बारे में शॉर्ट जानकारी दी है मैंने, तो आप इसे भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा 7वां प्रश्न है कि लगभग 10वीं सदी में से 17वीं सदी तक के काल में लोगों को यात्राएं करने का उद्देश्य क्या था? दोस्तों पहला उद्देश्य था लगभग 10वीं, इसका सही आंसर है लगभग 10वीं सदी से 17वीं सदी तक, यानी 17वीं सदी तक के काल के महिलाओं और पुरुषों की यात्राएं करने का जो निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला था दोस्तों कार्य की तलाश करना, यानी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, इसलिए लोग क्या करते थे? यात्राएं करते थे, यानी उसके द्वारा कार्य को तलाशना था। दूसरा है आपदाओं से बचाव के लिए, आपदाओं से बचाव के लिए क्या करते थे? लोग यात्राएं करते थे। तीसरा है व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थ यात्रियों के रूप में। चौथा है साहस की भावना से प्रेरित होकर भी क्या करते थे? लोग यात्राएं करते थे। ये 4 कारण थे जिसके कारण लोगों के यात्राएं करते थे। मुख्य रूप से ये 4 उद्देश्य थे, कार्य की तलाश करना, आपदाओं से बचाव करना, व्यापारी, सैनिक, पुरोहितों द्वारा तीर्थ यात्रा के रूप में मतलब वो जाते थे यात्रा करने, और चौथा है साहस की भावना से प्रेरित होकर भी वे यात्राएं करते थे। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, अल बिरूनी के यात्रा वृत्तांत लिखने का उद्देश्य लिखिए। क्या दोस्तों उनका उद्देश्य क्या था? अल बिरूनी के यात्रा वृत्तांत लिखने का निम्न उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था उन लोगों की सहायता करना जो हिंदुओं से धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते थे, यानी उन लोगों की सहायता करना जो हिंदुओं से धार्मिक विषयों पर चर्चा कराना चाहते थे। दूसरा है ऐसे लोगों के लिए सूचना का संग्रहण करना जो हिंदुओं के साथ संबंध होना चाहते थे। दोस्तों अल बिरूनी के यात्रा वृत्तांत लिखने का 2 उद्देश्य थे। पहला था उन लोगों की सहायता करना जो हिंदुओं से धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते थे। दूसरा है ऐसे लोगों के लिए सूचना का संग्रहण करना जो हिंदुओं के साथ संबंध होना चाहते थे। दोस्तों नेक्स्ट बात करता हूँ मैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न है कि जिमी कौन थे? जिमी कौन थे? तो इसका आंसर होगा जिमी संरक्षित श्रेणी के लोग थे। जिमी कौन थे दोस्तों? संरक्षित श्रेणी के लोग थे। किस श्रेणी के थे दोस्तों? संरक्षित श्रेणी के लोग थे। ये वह लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के लिए इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी सम्मिलित कर दिया गया। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा कोई इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, फिर भी आप देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो हमारा प्रश्न है 10वां प्रश्न है, कर्नाटक साम्राज्यम एवं नरपति से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है कि विजयनगर साम्राज्य को समकालीन लोगों ने कर्नाटक साम्राज्यम भी कहा है। जो विजयनगर साम्राज्य था दोस्तों, उस साम्राज्य को जो समकालीन लोग थे उन्होंने क्या कहा था? साम्राज्यम कहा है। इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार थे जो विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते थे, परंतु समकालीन स्रोतों में इसका उल्लेख कर्नाटक साम्राज्यम के रूप में
भी किया गया। नरपति यानी लोगों का स्वामी। नरपति का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों नरपति का अर्थ है लोगों का स्वामी। राय शासकों को नरपति की उपाधि दी गई थी। राय शासकों को दोस्तों क्या दी गई थी? नरपति की उपाधि दी गई। नरपति का मतलब होता है लोगों का स्वामी। ये दोस्तों साम्राज्यम और नरपति का अर्थ बता दिया हमने, तो ये भी प्रश्न काफी अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न है, मंदिर परिसरों में एक चारित्रिक विशेषता रथ गलिया है, स्पष्ट कीजिए। मंदिर परिसरों में एक चारित्रिक विशेषता क्या है? रथ गलिया है, इसको स्पष्ट करना है। इसका आंसर होगा मंदिर के विजयनगर के मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां है, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है। इन गलियों को फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था और इसके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। दोस्तों ये मंदिर परिसरों में एक चारित्रिक विशेषता रथ गलिया है। रथ गलिया के बारे में बताना है, रथ गलिया कहाँ है मंदिरों के अंदर, इसके बारे में। दोस्तों विजयनगर के मंदिर जो परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलिया है, जो मंदिर के गोपुरम, गोपुरम मतलब दरवाजा, मेन दरवाजा को कहते थे गोपुरम, से सीधी रेखा में जाती थी, यानी गोपुरम से एकदम सीधी रेखा में जाती थी। इन गलियों को फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था। इन गलियों को कौन से दोस्तों? फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था और इन दोनों और स्तंभ वाले मंडप थे, यानी इस स्तंभ वाले इनके दोनों और मंडप थे और जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाते थे। रथ गलियों के अंदर क्या लगाते थे दोस्तों? व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि रैयत द्वारा साहूकारों के विरुद्ध अंग्रेजों को दिए गए प्रार्थना पत्र को उल्लेखित दो शिकायतों का उल्लेख कीजिए। दो शिकायतों का उल्लेख करना है दोस्तों। रैयत द्वारा साहूकारों के विरुद्ध अंग्रेजों को दिए गए प्रार्थना पत्र में उल्लेखित दो शिकायतों का उल्लेख करना है दोस्तों। पहली दो शिकायतें ये प्रमुख थी। पहली थी दोस्तों कि जो हमारी रैयत द्वारा कड़ी शर्तों का बंद पत्र लिखना, यानी रैयत द्वारा जो कड़ी शर्तें हैं उस पर क्या लगना? बंद पत्र लिखना। दूसरा है साहूकारों द्वारा रैयत की उपज ले जाना और बदले में रसीद न देना, यानी साहूकारों द्वारा जो रैयत है वो रैयत की उपज तो ले जाना, बदले में उसको रसीद वगैरह कुछ भी नहीं देते हैं। वर्तमान टाइम में जो दुकानदार दोस्तों, आप दुकान के अंदर जो सामान लाने जाते हैं कभी कभी, तो दुकानदार सामान तो दे देता है, वरना अपन को जो बिल नहीं देता है। तो ये एक दोस्तों रैयत मान सकते हैं, उसको कंपैरिजन कर सकते हैं, आपको समझने के लिए बहुत अच्छा है। वर्तमान टाइम के जो दुकानदार थे पहले इस प्रकार के साहूकार थे दोस्तों, इसको मात्र उदाहरण से समझ सकते हैं, वास्तव में ऐसा चीज़ नहीं है। जो दुकानदार कर रहे हैं, सामान दे दिया, पैसे ले लिए, उसके बाद दोस्तों अपन को रसीद नहीं दे रहा है, तो ये बात है। और इनसे क्या करते थे? इनसे दोस्तों सामान तो ले लिया जाता था, पैसे भी नहीं दिया जाता था और रसीद भी नहीं दी जाती थी। ये दोस्तों इसके अंदर अंतर है। वर्तमान टाइम में इस प्रकार का कैसा नहीं, लेकिन हमने एक उदाहरण से समझा है। 13वां प्रश्न है, कला और साहित्य ने 1857 की स्मृति को जीवित रखने में किस प्रकार से योगदान दिया? तो क्रांतिकारी, पहला है दोस्तों, क्रांतिकारी नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में चित्रित किया जाता था जो देश को युद्ध स्थल की ओर ले जा रहे थे। उन्होंने लोगों को दमनकारी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उत्तेजित करते हुए चित्रित किया जाता था। दूसरा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य का गौरवगान करने वाली कविताएं लिखी गई। दोस्तों जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य का गौरवगान करने वाली कविताएं लिखी गई थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार की बहुत सारी कविताएं लेकर के लोगों के अंदर देश को आज़ाद करने के लिए, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उत्तेजित और अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्या अच्छी भावना, यानी अपने देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत करने का प्रयास किया। और इसी प्रकार कला और साहित्य ने 1857 की स्मृति को जीवित रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 14 प्रश्न की, अंग्रेजों द्वारा अवध के अधिग्रहण का स्थानीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? दोस्तों अंग्रेजों ने अवध का क्या कर लिया? अधिग्रहण कर लिया, उससे स्थानीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बताना है। अंग्रेजों द्वारा अवध के अधिग्रहण के कारण स्थानीय जनता ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गई। दोस्तों इसका आंसर ये है कि अंग्रेजों द्वारा अवध के अधिग्रहण के कारण जो स्थानीय जनता थी वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गई, क्योंकि नवाब को हटाने से दरबार और उसकी संस्कृति नष्ट हो गई। यानी जो अवध का जो नवाब था उसको हटाने से दरबार और उसकी संस्कृति है वो नष्ट हो गई। संगीतकारों, नृत्यकों, कवियों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों एवं अनेक लोगों की रोजी रोटी समाप्त हो गई। ये दोस्तों इसका अवध को अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहण करने से स्थानीय लोगों पर इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी अच्छा है, आप इसे याद करके जरूर जाएं। नेक्स्ट है हमारा 15वां प्रश्न कि दक्षिण भारत की परिस्थितियां अंग्रेजों के लिए अनुकूल थी, क्यों? लिखिए। दक्षिण भारत की जो 200 परिस्थितियां थी वो अंग्रेजों के क्या थी? अनुकूल थी। ऐसा क्यों लिखना है? दक्षिण भारत में अंग्रेजों का मुकाबला किसी ताकतवर राज्य से नहीं हुआ। दक्षिण भारत के अंदर अंग्रेजों का मुकाबला दोस्तों किसी ताकतवर राज्य से नहीं होता है। 1665 में तालीकोट के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य नष्ट भ्रष्ट हो गया और
उसके स्थान पर छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए, जैसे बिदर, बरार, गोलकुंडा आदि। इन राज्यों को अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के द्वारा डरा धमकाकर या लालच देकर अपने अधीन कर लिया और केवल मैसूर के राज्य से ही उन्हें टक्कर लेनी पड़ी। कौन से राज्य से टक्कर लेनी पड़ी दोस्तों? मैसूर राज्य से टक्कर लेनी पड़ी। एक छोटा प्रश्न यहाँ आपके बन रहा है कि 1665 के अंदर कौन सा युद्ध होता है? तालीकोट का युद्ध होता है। तालीकोट का युद्ध कब होता है? 1665 में तालीकोट का युद्ध होता है। ये ध्यान रखना, छोटे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं 16वें प्रश्न की, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन का अंग क्यों बनाया? तो इसका आंसर होगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का विस्तार एक मजबूती देने के लिए खिलाफत आंदोलन को इसका अंग बनाया। दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को विस्तार एवं मजबूती देने के लिए खिलाफत आंदोलन को इसका अंग बनाया। उन्हें यह विश्वास था कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप उसे याद जरूर रखना। ये मैं छोटा सा स्टार लगा रहा हूँ, याद जरूर रखना कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन का अंग क्यों बनाया, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न है, शिल्प उत्पादन हेतु कच्चा माल प्राप्त करने के लिए हड़प्पा निवासी कौन सी नीतियां अपनाते थे? शिल्प उत्पादन हेतु कच्चा माल प्राप्त करने के लिए जो हड़प्पा निवासी थे वो कौन सी नीतियां अपनाते थे? तो हड़प्पा निवासियों द्वारा कच्चा माल प्राप्त करने के संबंधित नीतियां कौन कौन सी है, चर्चा करते हैं। दोस्तों, हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने हेतु तो कई तरीके अपनाते थे। नागेश्वर तथा बालाकोट में शंख आसानी से उपलब्ध थे। दोस्तों, दो स्थान है, शंख कहाँ से मिलते थे? एक थे नागेश्वर और दूसरा था बालाकोट। ठीक है, शंख आसानी से उपलब्ध थे। वह लाजवृत मणि अफगानिस्तान में स्थित शोर्तगई से और कार्निलियन गुजरात में स्थित भड़ोत से, शैलखड़ी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से और धातु राजस्थान से मंगवाते थे। दूसरा है, हड़प्पावासी तांबा प्राप्त करने के लिए राजस्थान के खेतड़ी अंचल में तथा सोना प्राप्त करने के लिए दक्षिण भारत के अभियान भेजते थे। कहाँ दोस्तों? खेतरी कहाँ है? झुंझुनू केंद्र है, जहाँ पर तांबा सर्वाधिक है। और सोना कहाँ से प्राप्त करते थे हड़प्पावासी? सोना दोस्तों करते थे आपके दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के अभियान भेजते थे। इसका 8वां प्रश्न है दोस्तों, जो कि हड़प्पा सभ्यता की बाढ़ प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर बाढ़ प्रणाली के बारे में बताना है। दोस्तों, पहला इसके अंदर पॉइंट है, विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रण थे। दोस्तों, विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रण थे। दूसरे तो ये बाढ़ प्राय चरट नामक पत्थर से बनाए गए थे। दोस्तों, हड़प्पाकालीन जो बाढ़ थे वो किससे बनाए गए थे? एक पत्थर का नाम है चरट नामक पत्थर से बनाए गए थे। तीसरा है दोस्तों, सामान्यतः ये किसी भी प्रकार के निशान से रहित और घना आकार के होते थे। किस आकार के? घना आकार के होते थे। चौथा है दोस्तों, इन बाटों के निचले मानदंड द्विव आधारित थे। दोस्तों, 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि, ये 12 यहाँ तक थे। दोस्तों, 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली के अनुसार थे। दोस्तों, निचले मानदंड इस प्रकार से थे और ऊपरी मापदंड थे वो दशमलव प्रणाली के आधार अनुसार थे। 5वां है, छोटे बंटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तोड़ने के लिए किया जाता था। दोस्तों, छोटे बंटों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? आभूषण और मनकों के तोड़ने के लिए किया जाता था। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, आप इसे याद करके जाना। ये 5 पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 18वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य केवल 150 वर्षों तक ही क्यों चला? कारण बताओ। मौर्य साम्राज्य के केवल 150 वर्षों तक चलने के निम्न कारण थे। पहला कारण था दोस्तों, अशोक यानी सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य की बागडोर निर्मल शासकों के हाथों में आई, जो मौर्य साम्राज्य के विस्तृत क्षेत्रों को संभालने में सक्षम नहीं हुए। दोस्तों, दोस्तों अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य की बागडोर निर्बल जो शासक थे उनके हाथों में आई, जो मौर्य साम्राज्य के विस्तृत क्षेत्र को संभालने में सक्षम नहीं थे। दूसरा कारण था, बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के कारण अशोक को ब्राह्मण समाज के क्रोध का भाजन बनाना पड़ा और वह मौर्य वंश के विरुद्ध हो गए। दोस्तों, बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के कारण अशोक को ब्राह्मण समाज के क्रोध का भाजन बनना पड़ा, वह मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध हो गए।
तीसरा था दोस्तों कलिंग विजय के पश्चात अशोक पश्चाताप भाव से भरे उठे और उन्होंने अहिंसा की नीति अपनाई। दोस्तों कलिंग का युद्ध कब होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं इसका कलिंग युद्ध कब होता है। कलिंग विजय के पश्चात अशोक जो पश्चाताप भाव से भर उठे और उन्होंने अहिंसा की नीति अपनाई थी। चौथा है दोस्तों साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत नियंत्रण कमजोर होने के कारण अनेक राजा रजवाड़े ने अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी। इस प्रकार धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत नियंत्रण कमजोर होने के कारण अनेक राज्य जो रजवाड़े थे उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता को घोषित कर दिया और इस प्रकार धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। नेक्स्ट हमारा 18वां प्रश्न अथवा का प्रश्न था कि कुषाण राजाओं ने स्वयं को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया, समझाइए ऐसा क्यों, उनके बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा कि कुषाण शासकों ने अपने राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा प्रजा की पूजनीय तथा उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए अपने आप को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया। इसका सर्वोत्तम प्रमाण उनकी मूर्तियां और सिक्कों से प्राप्त होता है। कई कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। अनुमान लगाया जाता था कि उन्होंने चीनी शासकों का अनुसरण किया जो अपने नाम के आगे सर्वक पुत्र की उपाधि लगाते थे। कुषाणों और शकों ने इस बात का प्रचार प्रसार किया कि राजा को शासन करने का दिव्य अधिकार परमात्मा से प्राप्त है और ये अधिकार वंशानुगत है। दोस्तों इस प्रकार से ये कुषाण राजाओं ने स्वयं को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया। ये दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। इसको भी आप अच्छा मोस्ट लगा लीजिए दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। और विशेष तौर से आप ये तो दोस्तों मेरे साथ साथ जरूर पढ़िए। उसके अलावा दोस्तों जो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं इतिहास विषय का जो ब्लूप्रिंट है उसको मैं डाल दूंगा और वहाँ से आपको ब्लूप्रिंट के आधार पर हर एक पार्ट की तैयारी करनी है। और इस जो मेरा इस चैनल है उस पर मैंने इतिहास का ब्लूप्रिंट विस्तार से समझाया है, उसको आप समझ करके फिर तैयारी करोगे तो 30 दिन के अंदर आप काफ़ी हद तक अच्छी तैयारी करोगे और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी उम्मीद है आपसे। कि नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों मैं विजयनगर साम्राज्य की व्यापारिक स्थिति का वर्णन कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की व्यापारिक स्थिति का वर्णन करना है। 16वीं से 12वीं सदी के काल में सामरिक दृष्टिकोण से घोड़ों का महत्व बहुत अधिक था। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की व्यापारिक स्थिति क्या थी? 14वीं से 16वीं सदी के काल में सामरिक दृष्टिकोण से घोड़ों का महत्व अधिक था। अश्व सेना की युद्ध में निर्णायक भूमिका होती थी। अश्व सेना की दोस्तों युद्ध में निर्णायक भूमिका होती थी। प्रारंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों के व्यापार का नियंत्रण किया जाता था। कुर्दई तथा चेटी नामक स्थान व्यापारी भी इस कार्य को करते थे। दोस्तों दो स्थान थे, एक का नाम था कुर्दई और दूसरे थी चेटी नामक स्थानीय व्यापारी भी इस कार्य को करते थे। पुर्तगालियों ने 1498 में उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर व्यापारिक और सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों और रत्नों के अपने बाजार के लिए प्रसिद्ध था। व्यापार यहाँ की प्रतिष्ठा का मानक था। यहाँ का समृद्ध और संपन्न प्रजा के कारण बहुमूल्य विदेशी वस्तुओं की मांग भी अधिक थी। इस प्रकार आयात तथा निर्यात द्वारा राज्य को उच्च राजस्व की प्राप्ति होती थी। ये दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की व्यापारिक स्थिति का वर्णन कर दिया है। विजयनगर साम्राज्य आप अच्छी तरीके से पढ़ ले हुए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 19वां का अथवा का प्रश्न है कि राक्षसी तांगड़ी युद्ध का क्या कारण था? राक्षसी तांगड़ी युद्ध का जो कारण बताना है और इसका परिणाम क्या है इसके बारे में बताना है। दोस्तों इसका पहला है 1529 में कृष्णदेवराय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर के चरमोत्कर्ष के पतन की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। अराविंदु वंश ने कौन सा वंश दोस्तों? अराविंदु वंश ने राजकीय ढांचे में तनाव का लाभ उठाकर 1542 में ईस्वी में विजयनगर की सत्ता पर कब्जा कर लिया। कब दोस्तों? 1542 में विजयनगर की सत्ता पर कब्जा करने वाला वंश का नाम क्या था दोस्तों? अराविंदु वंश था। कब्जा कर लिया 1565 में। 1565 ईस्वी में समकक्ष विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी युद्ध में बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के सेनाओं द्वारा बुरी तरह पराजित हुई और इस युद्ध के लिए प्रधानमंत्री राम राय की एक सुल्तान के विरुद्ध दूसरे सुल्तान को युद्ध खड़ा करने की विफल नीति उत्तरदायी थी। वह सभी सुल्तान एक हो गए और राम राय को करारी हार का सामना करना पड़ा। यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ और विजयी सेनाओं ने विजयनगर की समृद्धि और वैभव को बुरी तरह लूटकर उसकी पूरी तरह विनष्ट कर दिया और यहाँ ये शानदार गौरवशाली शहर उजड़ गया। अराविंदु राजवंश ने अपनी सत्ता को केंद्र यहाँ से हटाकर पेनुकोंडा और चंद्रगिरी में स्थापित किया। ये दोस्तों इसका सही आंसर है।
जो अराविंदा जो राजवंश था उसके अंदर तो सत्ता का केंद्र यहाँ से हटाकर कहाँ पेनुकोंडा और चंद्रगिरी में स्थापित किया। राक्षसी तांगड़ी युद्ध का कारण क्या था, ये दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझाया होगा, ये मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, 20वां प्रश्न है, औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे। औपनिवेशिक शहरों में दोस्तों, औपनिवेशिक शहरों में अगर लिखित कारणों से रिकॉर्ड संभाल कर रखे जाते थे। पहला है दोस्तों, शहर की आबादी कितनी बढ़ी है या घटी है, ये जानने के लिए उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। शहरों तथा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जानने में भी ये रिकॉर्ड उपयोगी है। ये दोस्तों आपको अच्छी तरीके से कैसे मालूम होगा कि शहर की आबादी कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है, ये जानने के लिए उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। शहरों तथा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जानने में भी इसका रिकॉर्ड महत्वपूर्ण है। दूसरा है, शहर की चारित्रिक विशेषताओं को अन्वेषण के समय उन रिकॉर्डों को प्रयोग सामाजिक और अन्य परिवर्तनों को जानने के लिए भी आवश्यक है। शहर की चारित्रिक विशेषताओं के अन्वेषण के समय उन रिकॉर्डों को प्रयोग सामाजिक और अन्य परिवर्तनों को जानने के लिए भी आवश्यक है। तीसरा है, शहरों में यातायात, व्यापारिक गतिविधियां, सफाई, परिवहन और प्रशासनिक कार्यालयों की आवश्यकताओं को जानने समझने और उन पर आवश्यकता अनुसार कार्य करने के लिए नागरिकों की मृत्यु दर और बीमारियों को पता लगाने के लिए भी रिकॉर्ड सहायक होते थे। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट है, शहर में मूलभूत सुविधाएं को उपलब्ध कराने तथा शहरों को विकास की योजनाएं बनाने के लिए भी रिकॉर्ड उपयोगी होते हैं। पांचवा है, रिकॉर्ड से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है। रिकॉर्ड से दोस्तों कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी सहायता प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा 20वां का प्रश्न है कि औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के रुझानों को समझने के लिए जनगणना संबंधी आंकड़े किस हद तक उपयोगी होते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों, जनगणना संबंधित आंकड़ों से पता चलता है कि सन 1800 के बाद हमारे देश में शहरीकरण की गति धीमी रही। पूरी 19वीं शताब्दी और 20वीं सदी के प्रथम 2 दशकों में शहरी आबादी का अनुपात बहुत साधारण और लगभग स्थिर रहा है। दूसरा है, जनसंख्या संबंधित आंकड़ों से नागरिकों के लिंग, जाति, धर्म और व्यवसाय आदि के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा है, इन आंकड़ों से नागरिकों की जन्म दर एवं मृत्यु दर के प्रतिशत के बारे में भी जानकारी मिलती है। चौथा है, जनसंख्या संबंधित आंकड़े विभिन्न समुदाय तथा जातियों के लोगों को रोजगार तथा व्यवसाय की भी जानकारी देते हैं। पांचवा है, ये आंकड़े लोगों के स्वास्थ्य के स्तर की भी जानकारी देते हैं। छठा है दोस्तों, जनसंख्या संबंधित आंकड़े श्वेत व अश्वेत टाउन के निर्माण, विस्तार एवं उनके जीवन संबंधी स्तर, भयंकर बीमारियों की जनसंख्या पर पड़े दुष्प्रभाव आदि को जानने में भी उपयोगी होते हैं। ये दोस्तों 20वां प्रश्न हुआ कंप्लीट। और नेक्स्ट हमारा निबंधात्मक प्रश्न आ चुका है और ये प्रश्न है दोस्तों हमारा 21वां कि कबीर और बाबा गुरु नानक के 2 मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए और इन उपदेशों को किस तरह संप्रेषण हुआ, ये इसके बारे में बताना है। तो पहला तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये प्रश्न है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है। इस पर आप 2 स्टार लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए दोस्तों? 2 स्टार लगा लीजिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और एग्जाम के अंदर आने की पूरी ख्वाहिश है दोस्तों। इसके पूछा है, कबीर एवं बाबा गुरु नानक के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए और इन उपदेशों का किस तरह संप्रेषण होता है, इसके बारे में जानते हैं। कबीर के मुख्य उपदेश निम्नलिखित थे। पहला था दोस्तों, कबीर के अनुसार संसार का स्वामी एक ही है। कबीर के अनुसार संसार का स्वामी कौन दोस्तों? एक ही है, जो ईश्वर को अल्लाह, राम, रहीम आदि अनेक नामों से जानते हैं। दूसरा है, कबीर ने बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का विरोध किया। कबीर ने दोस्तों बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का विरोध किया। तीसरा है, उन्होंने नाम स्मरण का प्रबल दिया, यानी राम नाम, जैसे अपन कहते हैं वर्तमान में कि भाई राम नाम पर बल दो, राम नाम स्मरण करो, तो उन्होंने नाम स्मरण पर बल दिया था। नेक्स्ट हमारा चौथा है इसके अंदर कि उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमान दोनों को धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। पांचवा है, उन्होंने जाति प्रथा, ऊंच नीच के भेदभाव का भी विरोध किया। छठा है, उन्होंने निर्गुण भक्ति पर बल दिया। और सातवां है, कबीर ने भक्ति भावना का समर्थन किया। किस भावना की दोस्तों? भक्ति भावना का समर्थन किया। विचारों का संप्रेषण, कबीर जनसाधारण की भाषा में अपने उपदेश देते थे, यानी दोस्तों स्थानीय भाषा, कबीर जनसाधारण की भाषा में अपने उपदेश देते थे। उनकी भाषा में हिंदी थी, पंजाबी थी, फारसी थी, अवधी और स्थानीय बोलियों में अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा इसके अंदर पूछा गया था कि गुरु नानक के उपदेश। गुरु नानक के मुख्य उपदेश निम्नलिखित है। पहला था दोस्तों, गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। कौन सी भक्ति दोस्तों? गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रसार किया। उन्होंने यज्ञ,
अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तप आदि बाह्य आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा और कठोर तप आदि बाह्य आडंबरों का विरोध किया। तीसरा है, उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को नकारा। उन्होंने जो धर्म ग्रंथ थे दोस्तों, हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी नकारा। चौथा है, उनके अनुसार परम पूर्ण रब यानी ईश्वर का कोई लिंग या आकार नहीं है, यानी ईश्वर का कोई लिंग नहीं है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। पांचवा है, उन्होंने रब की उपासना, रब दोस्तों उन्होंने ईश्वर को कहा है, उन्होंने रब यानी ईश्वर की उपासना के लिए उनके निरंतर स्मरण हुए नामों के जप पर बल दिया। गुरु नानक के जो विचारों का संप्रेषण था दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। गुरु नानक ने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से लोगों के सम्मुख रखे। कौन सी भाषा दोस्तों? पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से लोगों के बीच में रखे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 21वां प्रश्न है दोस्तों, बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए। क्या होती है दोस्तों बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता को अंतर के दोनों को बीच में समझाना है। दोस्तों इसका आंसर होगा कि मुस्लिम कानूनों के संग्रहण को शरिया कहते थे। जो मुस्लिम दोस्तों कानून थे, उनके जो कानून का संग्रहण थे उनको क्या कहते थे दोस्तों? शरिया कहते थे। ये कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। मुस्लिम कानूनों के संग्रहण को शरिया कहते थे। ये कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। ये कानून मुस्लिम समुदायों को निर्देशित करता है कि हदीस का तात्पर्य है पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी परंपराएं। हदीस का मतलब क्या होता है दोस्तों? हदीस का मतलब होता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी परंपराएं। इन परंपराओं में मोहम्मद साहब की स्मृति से जुड़े हुए शब्द और उनके क्रियाकलापों का समावेश है। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। खानका का तिरस्कार करके ये रहस्यवादी फकीर का जीवन बिताते थे। निर्धनता तथा ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया और उन्हें मद्दारी, कलंजर, मलंग, हैदरी आदि नामों से जाना जाता था। ये दोस्तों आदि नामों से उनको जाना जाता था। शरिया के अवहेलना करने के कारण उन्हें बेशरिया कहा जाता था। शरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेशरिया कहा जाता था। दूसरी ओर शरिया का पालन करने वाले सूफी बाशरिया कहलाते थे। और यहाँ रोचक तथ्य यह है कि बेशरिया तथा बाशरिया दोनों ही इस्लाम से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? इस्लाम धर्म से संबंधित है। ये बात ध्यान रखना है दोस्तों। छोटा प्रश्न पूछ सकता है कि बेशरिया तथा बाशरिया किन धर्म से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इस्लाम से संबंधित है। इन सूफी परंपराओं के बीच एक रूपता भी थी। बेशरिया तथा बाशरिया दोनों परंपराओं की सूफी इस्तेमाल दोस्तों बेशरिया और बाशरिया दोनों परंपराओं की सूफी इस्लाम से संबंधित है। दोनों ही इस्लाम के मूल सिद्धांतों में विश्वास करते थे। ये दोस्तों इसका होता है राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा 22वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला? इसका आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को निम्नलिखित तरीकों से बदल डाला। पहला था दोस्तों 1915 में भारत आने से पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल बना चुके थे। 1915 के अंदर गांधी जी भारत आते हैं, उससे पहले दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी सत्याग्रह को एक सफल बना चुके थे। उन्होंने मानववाद, समानता आदि के लिए प्रयास किए तथा रंग भेद और जातीय भेदभाव के विरुद्ध सत्याग्रह किया तथा विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त की। दूसरा है दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों को भी शामिल कर इसे एक जन आंदोलन को परिणत कर दिया। ये दोस्तों अच्छा प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों को भी शामिल कर इसे एक जन आंदोलन को परिणत कर दिया। दूसरा है गांधी जी ने अपने भाषणों तथा लेखों के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को बता दिया कि भारत में फैली गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, दरिद्रता, निम्न जीवन स्तर, अशिक्षा और अंधविश्वास के लिए ब्रिटिश शासन जिम्मेदार है। चौथा है दोस्तों गांधी जी एक कुशल संगठनकर्ता थे। उन्होंने राष्ट्रवादी संदेश का संचार अंग्रेजी भाषा के स्थान पर मातृभाषा में दिया। भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नवीन शाखाएं खोली गई तथा देशी राज्यों को प्रजामंडलों की स्थापना की गई। दोस्तों गांधी जी एक क्या थे? कुशल संगठन करता थे। आपको भी एक कुशल पढ़ाकू विद्यार्थी बनना है जिससे आप जीवन में उच्च शिक्षा को प्राप्त करके अपने गांव और माता पिता का नाम रोशन कर सको। तो 5वां पॉइंट है इसके अंदर कि गांधी जी समझते थे कि जब
तक वह किसानों, मजदूरों और जन साधारण के प्रति सरकार, जमींदारों, ताल्लुकदारों आदि के द्वारा किए जा रहे अन्याय व शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक जनता उन्हें अपने बीच का व्यक्ति नहीं समझेगी। इसलिए उन्होंने गरीब किसानों, मजदूरों और आम आदमी के शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की। छठा पर दोस्तों पॉइंट है इसके अंदर कि जो सांप्रदायिक एकता में हामी थे वह हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं मानते थे। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को समर्थन प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। सातवां है गांधी जी नारी सशक्तिकरण के समर्थन में थे। गांधी जी नारी सशक्तिकरण के समर्थन में थे। उन्होंने नारियों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने, चरखा कातने, खादी का प्रचार प्रसार करने, शराब व नशाबंदी का विरोध करने को प्रेरित किया। आठवां है गांधी जी ने समाज सुधार में कार्यों पर भी बहुत अधिक बल दिया। हरिजन सेवक पत्र के माध्यम से अस्पृश्यता के विरुद्ध शंखनाद किया। उन्होंने चरखा चलाने, स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग करने, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने, दलितों का उद्धार करने, स्वयं साधारण वस्त्र पहनने तथा सामान्य लोगों की तरह रहने, जन सामान्य की भाषा का प्रयोग करने आदि पर भी बल दिया। इस प्रकार गांधी जी ने अपनी गतिविधियों और कार्यकलापों के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप बदल डाला तथा अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त की। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से अच्छा 100% अच्छा मोस्ट प्रश्न है, ये आने का पूरी चांसेज है, इसको मोस्ट लगा लेना। दोस्तों पूरी ख्वाहिश है इसके प्रश्न के आने वाला ये प्रश्न है जो 101% बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है। आप इसे याद जरूर लगाए, मोस्ट प्रश्न है, वेरी मोस्ट लगा देता हूँ। 22वां दोस्तों अथवा का प्रश्न है इसमें कि निजी पत्रों और आत्मकथाओं उसे किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है, राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में भी बताना है। निजी पत्रों और आत्मकथा इससे किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है, आंदोलन के बारे, राष्ट्रीय जो आंदोलन उनके बारे में बताना है। दोस्तों निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। पहली दोस्तों जानकारी होती है संपूर्ण जीवन वृत्त। क्या दोस्तों? संपूर्ण जीवन वृत्त आत्मकथाओं या पत्रों से संबंधित व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल, जन्म स्थान, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, व्यवसाय, रुचियों, कठिनाइयों तथा जीवन में आए उतार चढ़ाव का पता लग जाता है। आत्मकथा से जीवन से जुड़ी घटनाएं भी शामिल होती है। दोस्तों आत्मकथा स्वयं की होती है तो इसलिए जीवन से जुड़ी भी घटनाएं इसके अंदर शामिल होती है। क्या दोस्तों? इसके अंदर संपूर्ण जीवन वृत्त आ जाता है। दोस्तों आत्मकथा या पत्रों से संबंधित व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल का जन्म स्थान, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, व्यवसाय, रुचियाँ, कठिनाइयों तथा जीवन में आए उतार चढ़ाव का पता लग जाता है। आत्मकथा में जीवन से जुड़ी घटनाएं भी शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कांग्रेस के जो हमारे थे आदर्श और प्राथमिकताएं, निजी कांग्रेस के आदर्श और प्राथमिकताएं, उसका दोस्तों बात करते हैं। निजी पत्र जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा नेहरू जी को लिखे गए थे, या नेहरू जी ने गांधी जी को लिखे, या गांधी जी ने नेहरू जी या अन्य नेताओं को समय समय पर लिखे से कांग्रेस के आदर्श कैसे विकसित हुए, कांग्रेस के कार्यक्रम और प्राथमिकताएं क्या थी, इनका पता लगता है। समय समय पर उठने वाले आंदोलनों में गांधी जी की क्या भूमिका रही, ये हमें उस समय लिखे पत्रों से पता लगता है। इन पत्रों से हमें कांग्रेस की आंतरिक कार्यप्रणाली तथा राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अलग अलग नेताओं के दृष्टिकोण का भी पता चलता है। नेक्स्ट और तीसरा है कि विभिन्न नेताओं की चारित्रिक विशेषताएं और त्रुटियों की जानकारी। दोस्तों निजी पत्रों के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं की चारित्रिक विशेषताएं अथवा त्रुटि के बारे में जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा कि तुम्हारे साथियों में तुम्हारे जैसा साहस और बेबाकी नहीं है। गांधी जी ने पत्र लिख करके कहा कि तुम्हारे साथियों में तुम्हारे जैसा साहस और बेबाकी नहीं है, इसके परिणाम विनाशकारी हो रहे हैं। उनके पास साहस न होने के कारण वह जब भी बोलते हैं ऊट पटांग बोलते हैं, जिससे तुम छिड़ जाते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह तुम्हें इसलिए डरा रहे हैं कि तुम उनसे चिढ़ जाते हो और उनके सामने धैर्य खो देते हो। ये दोस्तों पत्र में गांधी जी ने नेहरू जी को लिखा। इस प्रकार इस पत्र के माध्यम से हमें जवाहरलाल नेहरू के स्वभाव का पता चलता है और दूसरे नेताओं के व्यवहार का भी पता चलता है। तो दोस्तों आज हमने 22 प्रश्न पूरे कर लिए और नीचे आपको मैं करवा दूंगा 23वां जो हमारा भारत का मानचित्र रहता है वो भी ध्यानपूर्वक से देखिए। बात करते हैं 23वें प्रश्न की। 23वां प्रश्न हमारा भारत का मानचित्र था। मानचित्र दोस्तों दर्शाना था। इसके अंदर पहला है दोस्तों आपको दिखाया गया था, पहला ऑप्शन था मथुरा। क्या था दोस्तों? मथुरा था। ये आपको मथुरा नज़र आ रहा है। मथुरा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये कौन सा राज्य है आप बता सकते हो क्या? ये कौन सा राज्य है दोस्तों? ये भारत का कौन सा है? यूपी राज्य के अंदर मथुरा स्थित है। कहाँ है दोस्तों? ये राजस्थान है हमारा, और राजस्थान के बगल में ये यूपी राज्य है। कौन सा? यूपी के अंदर स्थित है। क्या? मथुरा स्थित है।
दूसरी आपको दिखा रहा है दिल्ली, क्या दिखा रखा है इसके अंदर। दूसरा दोस्तों इसके अंदर था, सॉरी कालीबंगा था, क्या था, कालीबंगा। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान के अंदर यहाँ ऊपर हनुमानगढ़ जिला है, कहाँ है यहाँ पर, कौन सा जिला है, हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़। और राजस्थान के अंदर ये कालीबंगा स्थित है, ठीक है। उसके बाद था अमृतसर, अमृतसर दोस्तों क्या था, अमृतसर। ये राजस्थान से ऊपर कौन सा राज्य आ रहा है दोस्तों, पंजाब आ रहा है। ये कौन सा राज्य है, ये पंजाब है, पंजाब के अंदर स्थित है दोस्तों, क्या, अमृतसर है, पंजाब में स्थित है। उसके बाद दोस्तों है दिल्ली, दिल्ली कहाँ है दोस्तों, ये हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा बॉर्डर और उत्तर प्रदेश के ये बॉर्डर पर स्थित है, यहाँ पर दिल्ली स्थित है। ये दिल्ली भारत का एक शहर है, ठीक है। तो पहला ये हो चुका है अपलोड। हल नेक्स्ट दूसरा जो अथवा का अंदर प्रश्न था उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये था दोस्तों अपना दूसरा मानचित्र था, उसके अंदर पहला था उज्जैनी, क्या था दोस्तों, उज्जैनी था। ये उज्जैनी कहाँ है दोस्तों, ये कौन सा राज्य है दोस्तों, ये अपना कौन सा राज्य है, ये है दोस्तों मध्य प्रदेश। क्या है दोस्तों, टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है उज्जैनी, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है उज्जैनी, ठीक है। उसके बाद दूसरा था लोथल, लोथल था, ये लोथल, ये कौन सा दोस्तों तटवर्ती राज्य है, ये दोस्तों राजस्थान के अलावा यहाँ पर है गुजरात, कौन सा है, गुजरात के अंदर स्थित है क्या, लोथल। और उसके बाद दोस्तों पोरबंदर, पोरबंदर भी कहाँ स्थित है, ये गुजरात के अंदर भी पोरबंदर स्थित है, पोरबंदर भी कहाँ स्थित है, गुजरात में ही पोरबंदर स्थित है। उसके बाद दोस्तों हमारा चौथा था मद्रास, मद्रास कहाँ है दोस्तों, नीचे लेते हैं मद्रास। ये दोस्तों मैं आपसे सवाल करूंगा कि ये मद्रास है, मद्रास भारत के किस राज्य में स्थित है, ये कौन सा राज्य है आपको बताना है। ये राज्य है ना जो कौन सा है आपको बताना है, ये प्रश्न, ये राज्य है जो कौन सा राज्य है, इसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर जरूर बताना। तो ये आपने देखा, हम पूरा मानचित्र हल करवा दिया है। ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर जरूर करें, और जहां तक हो सके दोस्तों अपने दोस्तों और मित्रों तक शेयर करें जरूर जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करें दोस्तों। मैं आपके लिए जी जान लगा रहा हूँ, जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। मेरे विद्यार्थी को, एक शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि विद्यार्थी को जो बताए वो श्रेष्ठ बताए, अच्छा बताए, और विद्यार्थी का जो ज्ञान के अंदर है वो ज्ञानोवर्धि करने की एक शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य है। केवल हर तरीके से समझाना, उसे बार बार प्रताड़ित करना, ये गलत बात है। मैं हर तरीके से सामान्य भाषा में आपको समझा रहा हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज़रूर करें दोस्तों। राजनीतिक विज्ञान और हिंदी अनिवार्य है, और हिंदी साहित्य के सभी मॉडल पेपर दोस्तों इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप धैर्य रखिए, अब मैं लगभग 10-15 दिन इन आपके साथ रहने वाला हूं, और काम पूरा हर एक मॉडल पेपर को डालने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, अगर पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।